गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड यूनिट थी उसका हाफ पार्ट था शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और आज अपन पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। देखो बच्चों, बेंडिंग स्ट्रेस से क्या मतलब है। जैसे अगर कोई भी आपके पास बॉडी है, कोई भी जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट था, ये मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ये आपके पास बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर अगर आप क्या अप्लाई करते हो, मोमेंट अप्लाई करते हो, ठीक है। मोमेंट अप्लाई करने का मतलब ये आपने बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई किया। जैसे ही आपने मोमेंट अप्लाई करते हो तो मोमेंट अप्लाई करने से होता क्या है बच्चों, इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने से इसके अंदर क्या जनरेट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। और उस बेंडिंग स्ट्रेस की स्टडी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे। आपको पता होगा कि कोई भी, ये मैंने जब फर्स्ट यूनिट करवाई जिसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बताया था कि इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉडी का कहीं यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, है ना, ये क्या होगा, कोई न्यूट्रल एक्सिस होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इस मोमेंट की वजह से क्या होगा, आपके इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट है या बेंडिंग स्ट्रेस है, वो क्या होगा, डेवलप होगा। और आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है तो अपर वाले पार्ट में तो क्या होगा, मैक्सिमम, और मिडल में क्या होगा, मिडल में क्या होगा, जीरो, और डाउन वाले पार्ट में भी क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट अगर आपका कोई भी प्लेन है तो प्लेन ही रहेगा, स्ट्रेस लगने के बाद भी वो कैसा रहेगा, प्लेन ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये आपने पढ़ा है और आपने फॉर्मूला भी देखा होगा वहाँ पे। ये अपन इस क्लास में कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करें, एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर इक्वल्स टू एम अपॉन, ये फॉर्मूला भी मैंने उस क्लास में बताया था, है ना, ये बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। तो सिंपल सा अगर आपसे बोले कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या है तो आप बोल सकते हो कि अगर किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप मोमेंट अप्लाई करते हो तो उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। और न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो मिनिमम होगा, और उस बॉटम या टॉप सरफेस पे बेंडिंग मोमेंट या इस स्ट्रेस की वैल्यू, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब कोई बोले कि आपको न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है तो न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो कि इट इज द एक्सिस अबाउट व्हिच क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज इन प्योर रोटेशन, और इट इज द एक्सिस अबाउट व्हिच मोमेंट इज अप्लाइड। कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट अप्लाई हो या जिस एक्सिस के अबाउट आपका जो प्लेन है प्योर रोटेशन में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके अपन बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर बेंडिंग स्ट्रेस अपने को पढ़ना है तो कुछ अजम्पशन आपको मानने पड़ेंगे, है ना। एक एक करके वो अजम्पशन आपको बताता हूँ कौन कौन से अजम्पशन है, वो अजम्पशन मानोगे तभी आपका आप जो भी आप फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस का फाइंड आउट करना चाहते हैं वो निकाल पाओगे। सबसे पहले मटेरियल इज आइसोट्रोपिक कोमा होमोजेनियस एंड इलास्टिक। तो जो भी आपने मटेरियल लिया जिसके ऊपर आप मोमेंट अप्लाई कर रहे हो कैसा होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, और उसके अलावा कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड अपन बात करें इसके बाद, है ना, सेकंड अगर बात करें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, Young's modulus of elasticity, same in compression and tension। मतलब टेंशन और टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों में आपका जो यंग्स मॉडुलस है वो कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एक आपका अगर कोई प्लेन सेक्शन है, अगर क्रॉस सेक्शन है, remains plane after bending stress, ठीक है। तो बिफोर बेंडिंग अगर बात करें और आफ्टर बेंडिंग बात करें तो आपका जो प्लेन सेक्शन था वो आपका कैसा रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए। इसका
इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस थी वो आपकी क्या रहनी चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस का प्लेन था वो आपका प्लेन ही रहना चाहिए क्रॉस सेक्शन। और अपर सरफेस पे तो आपको पता है अपर सरफेस पे तो क्या होगा, टेंशन होगा ही। और जैसे ये सरफेस है, खुद सोच के चलिए अगर ऐसे आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, तो अगर आप मोमेंट अप्लाई करोगे तो सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी ना। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, सॉरी ये अगर न्यूट्रल एक्सिस थी, मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है ना, तो आप इसमें क्या होगा, इसमें टेंशन होगी, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस का ये क्या रहेगी, तो सेम जो पहले थी वैसे रहेगी, ये क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। तो बच्चों यही क्या है आपके लिए बेंडिंग स्ट्रेस है। अब जैसे कि अपन बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, पहली एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक शियर सेंटर। दूसरी चीज क्या है, शियर सेंटर। अगर मैं सिंपल बेंडिंग की बात करता हूँ, देखो शियर सेंटर क्या है, अगर मैं सिंपल बेंडिंग की बात करता हूँ तो सिंपल बेंडिंग के केस में जो लोड पास होता है वो कहां से होता है, शियर सेंटर से पास होता है। और जहां पे अपन बात करें तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है शियर सेंटर की, मैंने क्या बताया, दो चीजें आपको देखनी है। एक है आपके पास शियर सेंटर और एक आपके पास ग्रेविटी सेंटर। शियर सेंटर को ऐसे नोट करते हैं, इसको कैसे करते हैं, जी से। देखो शियर सेंटर की बात करें पर तो मैंने आपको बताया कि जो भी लोड पास होगा सिंपल बेंडिंग के केस में वो कहां से पास होगा, इस शियर सेंटर से पास होगा, ठीक है। और इसके अलावा शियर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज शियर सेंटर, तो आप बोल सकते हो कि शियर सेंटर इज दैट पॉइंट अबाउट व्हिच इफ ए ट्रांसवर्स फोर्स इज पासेस देयर इज ओनली बेंडिंग नो ट्विस्टिंग इन द बीम। अगर इस से अगर आप इस शियर सेंटर मान लो यहाँ कहीं शियर सेंटर, ठीक है, तो ये शियर सेंटर अगर यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ से जो भी ट्रांसवर्स फोर्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसकी वजह से केवल क्या होगी, बेंडिंग होगी। इसकी वजह से क्या होगी, केवल बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा, ट्विस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको बोला जाए कि व्हाट इज शियर सेंटर, तो आप बोल दोगे कि फॉर सिंपल बेंडिंग लोड इज पासेस थ्रू शियर सेंटर एंड शियर center is that point about which if a transverse force is passes there is only bending no twisting in the beam। इसका मतलब बीम में कोई भी ट्विस्टिंग नहीं होगी, केवल क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब मैं अलग अलग शेप बनाता हूँ, तो शेप के लिए आप देखना कहाँ पे ग्रेविटी सेंटर होगा और कहाँ पे शियर सेंटर होगा। ग्रेविटी सेंटर तो आपको पता ही ना, पूरा मास एक्ट करता है उस बॉडी का, है ना, तो वो आपका क्या ग्रेविटी सेंटर। तो अगर मैं बात करूँ अलग टाइप की बॉडी के लिए देखेंगे अपन ग्रेविटी सेंटर और शियर सेंटर की लोकेशन क्या है। जैसे मैं स्फीयर बनाता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ, अगर आप स्फीयर बनाते हो आपको पता होगा स्फीयर के केस में इसका ग्रेविटी सेंटर कहाँ होगा, और जहाँ ग्रेविटी सेंटर होगा वहीं उसका क्या होगा, शियर सेंटर सेम जगह होगा। अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की, अगर सर्कल की बात करूँ तो इसका ग्रेविटी सेंटर और शियर सेंटर दोनों के हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। लेकिन ये तो थी यूनिफॉर्म से, आप देख सकते हो बिल्कुल यूनिफॉर्म है या नहीं। सर्कुलर की बात करूँ या स्क्वायर की बात करूँ यूनिफॉर्म है, लेकिन जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म कुछ आ जाता है, जैसे बात करता हूँ मैं टी सेक्शन की, ये क्या है बच्चों, टी सेक्शन। अगर टी सेक्शन की बात करूँ तो आप खुद सोच के बताइए इसका ग्रेविटी सेंटर होगा कहीं यहाँ भी, इसका ग्रेविटी सेंटर होगा। और आप खुद सोचिए कि अगर इसके ऊपर शियर सेंटर कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर प्योर बेंडिंग है भाई, शियर सेंटर इसके आसपास नहीं होगा तो इसके अंदर क्या आएगी, बेंडिंग आएगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी, तो यहाँ कहीं क्या होगा इसका शियर सेंटर। तो आप देख सकते हो शियर सेंटर कि यहीं से आपका जो लोड है वो पास होगा, किस केस में यहीं से लोड पास होना चाहिए, यहीं से लोड पास होगा आपका सिंपल बेंडिंग के केस में। अगर बाद में अगर टी सेक्शन के बाद अगर ऐसा कुछ सेक्शन आपको दिखाई दे, देखो ये भी टी के जैसा ही, टी तो नहीं है लेकिन एल सेक्शन है, आप देखो है ना, लेकिन इसका भी शियर सेंटर कहाँ होता है बच्चों, यहाँ पे शियर सेंटर होता है और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ सेक्शन और देखते हैं। अगर ऐसा सेक्शन आपको देखो,
तो ये आपका जी और एस कहाँ होगा, यही होगा, जी और यही होगा एस। लेकिन अगर एक चीज और देखिए, अगर कुछ ऐसा सेक्शन आपको दिखे, कैसा, सी बना हुआ है देखिए, तो आपको पता है कि ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही मिलेगा। लेकिन जैसे ही अब इसको मैं रोटेट कराऊँ क्या, अब यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे खाली पड़ा है, कुछ स्पेस खाली पड़ा है, ये कंप्लीटली फिल नहीं है, तो इसका जो शियर सेंटर होगा बच्चों कहाँ होगा, इसका शियर सेंटर हमेशा, ऐसा सेक्शन अगर कुछ भी बने ना आपके पास, उसका शियर सेंटर हमेशा कहाँ होता है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर ही होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना थोड़ा। अब अपन धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो फर्स्ट न्यूट्रल बताया उसमें थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल प्लेन के बारे में थोड़ा कुछ आपको और बताता हूँ। देखिए ठीक है, देखिए तो अगर इसके और कोई अगर मैं प्लेन बनाता हूँ, ये प्लेन आपको देखिएगा, ये प्लेन, तो इस प्लेन को मैं क्या बोल देता हूँ, न्यूट्रल प्लेन, है ना। ये प्लेन क्या न्यूट्रल प्लेन है, तो इस एक्सिस को क्या बोला जाता है, इससे जो एक्सिस निकलती है उसको बोला जाता है न्यूट्रल। कौन सी एक्सिस, जिसके अबाउट आपका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, प्लेन ही रहेगा, और ये है न्यूट्रल प्लेन। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रल प्लेन और न्यूट्रल एक्सिस आपको पता चला। इसके बाद अगर मैं कोई एक पार्ट इसका ले लूँ, जैसे मैंने एक पार्ट लिया, ये मैंने पार्ट लिखा, इसका क्या था, ये था इसका न्यूट्रल। तो बच्चों ये जो आपने सेक्शन लिया, इसके अंदर आपने अगर मोमेंट लगाया, आपको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट कैसे हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस आप जब मोमेंट अप्लाई करते हो तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये वाली सरफेस किसमें लगेगी, टेंशन है, क्यों टेंशन में, आप सोचो ना, ये जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, मोमेंट लगाने से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, कुछ फैला हुआ उसके अंदर, और ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, टेंसाइल फोर्स लगने से आप देखिए ना, टेंशन में ना ये लेंथ हमेशा इससे ज़्यादा होगी, और ये लेंथ इससे क्या रहेगी, कम, तो इसको क्या किस में रहेगा, कंप्रेशन। ठीक है, तो टेंशन और कंप्रेशन में कैसे रहा, तो ये आपको पता चला। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब मोमेंट अप्लाई करने से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, इस लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की अपन बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हुए, और जो स्ट्रेस जनरेट हुए वो कैसे हुए, वो आप देखिए, ये कोई आपके पास अगर है ऑब्जेक्ट, ये ऐसी शेप ना बना के आप ये वाली शेप ही बना दी, ये ऐसा कुछ जो आपने ये पार्ट लिया है इसका, तो अगर मैं इसमें अगर बात करूँ बेंडिंग, ये आपने शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस के अगर डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे कैसा बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये वाली शेप किसमें थी, टेंसाइल में, तो बॉटम सरफेस किसमें, कंप्रेशन में, और ये न्यूट्रल, ये क्या थी, न्यूट्रल एक्सिस पे, और ये न्यूट्रल एक्सिस पे आपको पता है स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर बात करें ये शेप कैसी है, लीनियर है, ये शेप कैसी है, लीनियर, टेंशन है तो स्ट्रेस बाहर की तरफ और कंप्रेशन है तो अंदर की तरफ। आपको बोले कि आप डायग्राम बना के बताओ स्ट्रेस का, तो आप कैसा बनाओगे, ऐसा डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब जो फॉर्मूले की बात करते हैं, जो फॉर्मूला आपने बार बार देखा होगा, कौन सा, F अपॉन वाई प्लस टू E अपॉन आर इक्वल्स टू E अपॉन F अपॉन वाई इक्वल्स टू E अपॉन आर इक्वल्स टू M अपॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला।
एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू, आपको पता है एफ यहाँ से क्या है, एफ यहाँ क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ बेंडिंग स्ट्रेस, अगर आई पूछा जाए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम पूछा जाए क्या है, बेंडिंग मोमेंट, ई पूछा जाए, ई क्या है, ई बताओगे क्या है, ई वही हेंस मॉडुलस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सेक्शन होगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं किसी भी सेक्शन की बात करता हूँ, अगर किसी भी सेक्शन की बात करता हूँ, मान लो वहाँ पे शियर स्ट्रेस अगर एफ है और डिस्टेंस वाई है, तो उसको आप कंपेरिजन एफ मैक्स अपॉन वाई मैक्स से कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, ओपन अभी इसमें इतना नहीं पढ़ेंगे पर, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता चला है, अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर इक्वल्स टू एम अपॉन आई, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या है, एफ मैक्स अपॉन वाई मैक्स, वाई एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस, और वाई मतलब वाई डिस्टेंस कौन सी थी, अगर मान लो आप ये कोई आपके पास सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ से इस सेक्शन के ऊपर आपको कोई बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली डिस्टेंस को इसको अपन क्या बोलते हैं, बल कि न्यूट्रल एक्सिस से उस प्लेन की या उस जो जिस एरिया का आपको क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, वो डिस्टेंस ही आपकी क्या रहती है, वाई रहती है, ठीक है। तो आपको पता है कि एफ अपॉन वाई, अब आपको एक ये चीज मिलता है, एफ अपॉन आई मतलब क्या था, एम अपॉन आई था या नहीं, तो यहाँ से अगर आपको एफ मैक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एफ मैक्स अपॉन वाई मैक्स, तो अगर एफ मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, ठीक है। और अगर मैं एम आई अपॉन वाई मैक्स करूँ, आई के अंदर अगर वाई मैक्स का मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो बच्चों इसी को आई अपॉन वाई मैक्स को बोला जाता है जेड, और आपकी इस सिलेबस के अंदर एक टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, इस जेड को बोला जाता है, इसका अलग से नाम है क्या, सेक्शन मॉडुलस, क्या बोला जाता है, सेक्शन मॉडुलस इस जेड को। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स इज डिफाइंड एज सेक्शन मॉडुलस जेड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेक्शन मॉडुलस। तो यहां से आप देखोगे तो ये क्या था, एफ मैक्स इक्वल्स टू एम अपॉन जेड। अगर मैं यहां से एम की वैल्यू निकालूं तो एम इक्वल्स टू क्या होगा, एफ मैक्स इंटू, है कि नहीं, एफ मैक्स इंटू जेड। और अगर एफ मैक्स है, मैक्सिमम आपकी वैल्यू अगर सिग्मा के इक्वल होगी, सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई को क्या एंड स्ट्रेस के इक्वल होगी, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एंड स्ट्रेस ही होगा, एंड स्ट्रेस ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो एम इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं सिग्मा वाई इंटू जे। तो बच्चों इस एम को, इस मोमेंट को क्या बोला जाता है, इस मोमेंट को बोला जाता है मोमेंट रेजिस्टेंस। इस एम का नाम क्या है, इस एम को एक टर्म लिखा जाता है, इस एम को कई बार एम आर लिखा जाता है, इसका नाम क्या है, मोमेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको एम को क्या लिखा जाता है, तो दोबारा कर देता हूँ, आपको पता है कि एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ मैक्स अपॉन वाई मैक्स होता है, एफ मैक्स अपॉन वाई मैक्स से आप एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू एफ अपॉन आई आपको बताइए, यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एफ मैक्स इक्वल्स टू एम अपॉन आई अपॉन वाई मैक्सिमम, आई अपॉन वाई मैक्सिमम को अपन क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस जेड बोलते हैं, और एफ मैक्स इनटू जेड, ये जो आप मोमेंट आता है, इस मोमेंट को बोला जाता है मोमेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस मोमेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, इट इज द मैक्सिमम मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन एनी बीम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के स्टार्ट होने से पहले जो मैक्सिमम मोमेंट आप अप्लाई कर सकते हो किसी बीम के ऊपर,
ऊपर, उसी को क्या बोला जाता है, मोमेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि जब आपकी बॉडी है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले, भाई आप मोमेंट अप्लाई करते जाओगे उसमें ऐसा थोड़ी है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, थोड़ी देर बाद तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले आप मोमेंट अप्लाई करते हो जितना, तो मैक्सिमम मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कई सेक्शन, जैसे आई सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, सबका जेड अलग अलग होता है। जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस अलग, क्योंकि सबके लिए आई की वैल्यू अलग होती है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सबके लिए आई की वैल्यू अलग अलग होती है। तो आपको पता होगा कई बार एक क्वेश्चन गेट और ईएस में पूछा जाता है कि कौन सा सेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना मोमेंट रेजिस्टेंस का। अब पूछ ले कि मोमेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि मैक्सिमम मोमेंट अप्लाइड टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कितना आप मैक्सिमम मोमेंट अप्लाई कर सकते हो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट रेजिस्टेंस। तो आपको पता होगा बच्चों, आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता है किससे, रेक्टेंगुलर सेक्शन से, और रेक्टेंगुलर का ज्यादा होता है किससे, स्क्वायर से, और स्क्वायर का ज्यादा होता है किससे, सर्कल से। तो देखिए जिसकी सेक्शन मॉडुलस, आप सिंपल सा फंडा है, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ठीक है, तो आई सेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग वन रहता है आई सेक्शन, फिर सर्कुलर सेक्शन, फिर स्क्वायर सेक्शन और फिर सर्कुलर सेक्शन। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा होगा। ठीक है, लेकिन एक केस है, ये कब पॉसिबल है, जब आपका डी इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर आपका डी लेस देन बी हो जाए, अगर डी लेस देन बी हो जाए, उस केस में आपको पता होगा स्क्वायर सेक्शन है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा। ठीक है, ये कैसे होगी वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा सेक्शन मॉडुलस के केस में ध्यान रखना होगा, न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सब आपको पता चल जाएगा, अभी थ्योरी का पार्ट है। इसके बाद देखो, आपने कई बार देखा होगा, कभी भी आप जब बीम वगैरह यूज करते हो उसके अंदर आप कभी भी ऐसे सर्कुलर सेक्शन पूरा यूज नहीं करते, है ना, या अगर कोई डायमंड सेल है तो डायमंड सेल को ऐसे यूज नहीं किया जाता है ना। उसका भी एक रीजन है तो यूज क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कुछ पार्ट ऊपर से क्या कर लेते हैं अपन, कट कर लेते हैं, यहाँ से भी कट कर लेते हैं, इसका भी डायमंड सेल का भी ऐसे क्या कर लेते हैं, कट करते हैं और फिर उसको स्पोर्ट के साथ रखते हैं। ऐसा रखने का रीजन क्या रहता है बच्चों, क्योंकि इस कटिंग की वजह से आपकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, इस क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो आप लिख सकते हो कि इफ अ डायमंड सेक्शन इज यूज्ड इन केस ऑफ बेंडिंग, देन इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय कटिंग ऑन टॉप एंड बॉटम कॉर्नर symmetrically as shown in figure. In such case, the strength can be increased by approximately 5.35%. इस केस में क्या होगा, आपकी जो 5.35% स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इन द केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन is used in case of bending, then its strength can be increased by cutting off top and bottom portion on shown in figure. In such case, the strength can be increased by approx 0.7%. 0.7% क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है कटिंग की वजह से, है ना। अगर इसके टॉप और बॉटम को सिमेट्रिकली कट कर दिया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट था। नेक्स्ट अपन इसके बाद ये सिग्मा अपॉन y इक्वल्स टू E अपॉन R आया कैसे, आपने देखा था सिग्मा अपॉन y इक्वल्स टू E अपॉन R आया कैसे, ये अपन अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही।